हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए इनके जल्दी जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा, फिर उसने बोतल का ढक्कन कसकर बंद किया। क्या होगा जब वह अपना अंगूठा छेद से हटाएगी? छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है। दूसरा है, छेद से बाहर पानी नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। तीसरा है, छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। और चौथा है, छेद से पानी बाहर नहीं छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, छेद से पानी छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का जो दाब है वह बाहरी दाब से अधिक हो जाएगा। इसी तरीके का प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में लिया था, उसमें पूछने का तरीका अलग था बस, लेकिन प्रश्न का यदि आप मतलब समझें तो इसी तरीके का था। चलिए अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बेकिलाइट एक ए है और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वहीं दूसरी ओर पीवीसी एक सी है जो डी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इसमें ए बी सी डी बताना है क्या है। तो लिखा है कि ए बेकिलाइट एक ए है और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो ये होना चाहिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और बी वैद्युत स्विच, सी होगा थर्मोप्लास्टिक और डी होगा पात्र, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, पदार्थ एक्स का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अन्य पदार्थ वायु उत्पन्न करता है। वाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जेड बनाता है। यह प्रेक्षण किया गया है कि वाई नीला लिटमस को लाल कर देता है। और एक्स वाई जेड के विषय में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें बताना है आपको कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें लिखा है, पदार्थ एक्स का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अन्य पदार्थ वायु उत्पन्न करता है और वाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जेड बनाता है। यह प्रेक्षण किया गया कि बाई नीला लिटमस लाल कर देता है। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है तीसरा, एक्स एक अधातु है, बाई प्रकृति में अम्लीय और जेड क्षारकीय है क्योंकि नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल, और इसमें कहा गया है कि बाई नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाए? तो इसमें क्या होने की संभावना है ये पूछा गया है। तो विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है? जो लेसन मैंने पढ़ाया था दहन और ज्वाला वाला, उसी से ये प्रश्न लिया गया है जो मैंने एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ाई थी। पहला विकल्प है, ज्वाला का ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र है। दूसरा है, ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। दूसरा है, ज्वाला का पीला भाग आंशिक दहन का क्षेत्र है। और चौथा है, अंतरतम क्षेत्र जलने का समर्थन नहीं करता और उसमें बिना जले मोम का वाष्प होता है। तो इसमें जो सत्य कथन है वह बताना है। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों? तो इसमें जो विकल्प सही है वह हो जाएगा आपका तीसरा विकल्प, निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिटेल में मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगी, अभी सिर्फ आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। आगे लिखा है, बूझो तांबे कॉपर की परिशुद्ध करने के लिए एक परपथ बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए? तो बूझो को चुनना चाहिए एनोड शुद्ध तांबा कॉपर और कैथोड अशुद्ध तांबा कॉपर और विलयन कॉपर सल्फेट, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के दो माध्यमों एक्स और वाई में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में ए बी सी डी की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सत्य है वह है चौथा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन यानी वृद्धि होती है, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, ए घटती है, बी होगा कोई परिवर्तन नहीं, सी कोई परिवर्तन नहीं और डी वृद्धि, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन ए में
दाब B और तापमान C पर परिवर्तित हो जाती है तो D कहलाता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सत्य है वह है A है कोयला, B है उच्च, C है उच्च और D है कार्बनीकरण। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पत्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अब पीएच पत्र का रंग नीला कर देगा? पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरा है नींबू का रस, तीसरा है सिरका और चौथा है साधारण नमक। तो इसमें जो सही है वह है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका चयन करेंगे? तो फ्यूज तार बनाने के लिए प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, मोटाई पतला और गलनांक निम्न, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन यौगिकीकरण, यौगिकों का उद्ग्रहण, दूसरा है पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण, तीसरा है मृत पौधों और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण और चौथा लिखा है कई जीवाणु और हरे नीले शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो इसमें क्रम बताना है। तो पहले आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, ये चौथे पे आएगा, यानी कि डी सी ए बी पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी शहर का विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है, किस महीने में वाष्पन की दर उच्च होगी? तो किस महीने में उच्च होगी वाष्पन की दर, ये पूछा गया है। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है? परागण के पश्चात और भ्रूण के विकसित होने के पूर्व नवोद्भिद बनते हैं। दूसरा लिखा है, परागण के पूर्व और निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। तीसरा है, परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनते हैं और यही सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है? अग्नाशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोनों का स्राव करती हैं, यही गलत है क्योंकि इसमें सत्य नहीं पूछा गया था। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, वाहिनियां इनमें नहीं होती हैं। इनमें लिखा है कि ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन का स्राव करती हैं, तो ये गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन दिया गया है, वन नाशन वन कटाई बाढ़ का कारण हो सकता है, वन कटाई से जल की अंतः स्पंदन दर घटती है। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक का सही तर्क भी है, यानी पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के दो समूहों को निम्नलिखित सामग्रियां देता है। समूह ए को क्या देता है? 3 आयताकार कांच की पट्टियां, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी एक ट्यूब एवं डिस्क, और समूह बी को 2 समतल दर्पण, एक कठोर गत्ता या बॉक्स। उपर्युक्त सामग्रियों के समुच्चय के उपयोग से समूह ए और बी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं? तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। समूह ए द्वारा बनाई जा सकता है कैलाइडोस्कोप और समूह बी द्वारा पेरिस्कोप, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता? जैविक अवशिष्टों का अपघटन, मृदा की उर्वरता बढ़ाना, वृद्धि करना, तीसरा है घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण और चौथा है औषधियां बनाना। तो घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है? पहला लिखा है उर्वरकों को जैविक खाद द्वारा बदलना, दूसरा है 2 फसलों के बीच खेत को बिना बोए छोड़ देना, तीसरा है प्रत्येक ऋतु में एकांतरत विभिन्न फसलें उगाना और चौथा है फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। तो इसमें पूछा गया है कि उर्वरता बढ़ाने की संभावना सबसे कम है, तो चौथा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो थायरॉक्सिन उत्तरदायी होता है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय शिक्षार्थियों की निम्नलिखित धारणाओं की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है? पहला है कार्बन परमाणु काला है। दूसरा है एक रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा है। तीसरा है अभिक्रिया में ऑक्सीजन डालना उपचयन है। और चौथा है कार्बन के अपर रूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य यानी अनुरूपता को निरूपित करता है? विशुद्ध सोना मक्खन की तरह कोमल होता है। दूसरा है सूत्रकण का कोशिका का ऊर्जा केंद्र है। तीसरा है ईंधन आग की तरह जलता है। और चौथा है बैटरी फ्लैशलाइट के लिए वैसी ही है जैसे हेडलाइट कार के लिए। तो इसमें जो सत्य है वह बताना है। तो दूसरा इसमें पूछा गया है वैज्ञानिक अनुरूपता को निरूपित करता है। तो दूसरा इसमें सूत्रकण का यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र होती है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला लिखा है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच संबंधों को समझाना, विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से अवगत कराना। तीसरा लिखा है परमाणु रिएक्टर के संबंध में विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ को प्रोत्साहित करना। और चौथा है समाज के हित के लिए विज्ञान के दायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में समझाना। तो इसमें जो सही है वह है पहला सही है, बी इसमें गलत है, सी और डी सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? तो इसमें जो पहला विकल्प है, एक वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण यानी खोज का, तो ये सुसंगत नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। उपर्युक्त उदाहरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है? तो इसमें पहला है विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है। दूसरा है विज्ञान मान निरपेक्ष है। दूसरा है विज्ञान अस्थायी है। और चौथा है विज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है विज्ञान अस्थायी है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। तर्क दिया गया है नए साक्ष्य के प्रकार में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। तो इसमें पहला सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाना चाहिए? पहला लिखा है पूछताछ एवं अन्वेषण कार्यों में विद्यार्थियों को संलग्न रखना, सही है। विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए सही अथवा गलत उत्तरों को उजागर करना, प्रकाश डालना, ये गलत है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन से भय मुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है। और विद्यार्थियों को सभी पाठ्यपुस्तक प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रेरित करना, ये भी गलत है। ए और सी सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती हैं कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस एल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले भी कई अन्यों ने इस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उपर्युक्त उदाहरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है? पहला लिखा है विज्ञान अधगम का अंतः विषयक क्षेत्र है। दूसरा है विज्ञान परिवर्तनशील है, तो पहला तो इसमें नहीं होगा, बी इसमें सही है, विज्ञान परिवर्तनशील है। विज्ञान सामूहिक उद्यम है, ये भी गलत है। विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है, ये सही है। बी और डी इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं? तो प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया। विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 एवं S2 को रिकॉर्ड किया। S1 ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है और S2 ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। तो इसमें S1 अवलोकन है, S2 निष्कर्ष है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
तो मैंने आपके 30 प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। आपके कितने नंबर बने आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।